जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा जी मैंने 2 मिनट की ब्रेक ली ऑनलाइन वालों, इनको जगाने के लिए। तो अगर आप लोगों ने साथ ही दूसरा पार्ट शुरू कर लिया और आपको थोड़ा लग रहा है सुस्ती महसूस हो रही, तो आप पॉज़ करके ज़रा जाएँ। रमज़ान में आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे, इसलिए बस जाएँ और वापस आ जाएँ। किचन में अम्मी को काम कर रही हैं तो उनका हाथ बटा लें। पहले मैं कहने लगा सी जाएँ, पानी का घूँट पिएँ, चाय-शाय है वो देखें कोई बड़ी है तो ले आएँ और अगला लेक्चर शुरू करें। लेकिन साथ ही ख्याल आया नहीं ये लोग तो रमज़ान में पढ़ रहे हैं। ये जो घर बैठे हैं ना, साथ-साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अगर हम ये दिन नहीं पढ़ेंगे और ईदों बाद जाएँगे तो फिर हम तबाह दे। जो सारे पठान इस वक्त केपी के जा चुके हैं, तबाह दे अगर पढ़ के नहीं आएँगे तो। पढ़ के आना, बता रहा हूँ। अच्छा जी, दूर-दूर वाले सारे चले गए हैं ना, तो वो दूर-दूर बैठ के पढ़ें सुकून से। सारा दिन क्या करना होता है रोज़े में? पढ़ाई करें, ठीक है। अच्छा जी, अब प्लानिंग तो हो गई, ठीक है। अब शुरू हो गई डेवलपमेंट, यानी अब हम वेबसाइट को प्रॉपरली बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? www अपना लेंगे, डोमेन नेम अपना लेना पड़ता है। जिस नाम की आप वेबसाइट बना रहे हैं, उस नाम की कोई वेबसाइट पहले एग्जिस्ट ना करती हो, यूनिक आपके नाम की एक वेबसाइट हो, तो उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करके डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। मतलब अब डोमेन खरीद लिया तो मतलब थोड़ा सीरियस हो ही गए हो ना अब तो आप, हैं जी। पहले तो आप क्या कर रहे थे? फिजिबिलिटी बना रहे, करें या ना करें, फ़ायदा होगा नुकसान होगा, ये हार्डवेयर चाहिए, ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ये लोग दे रहे हैं, चलो इनसे ये मांग लेंगे, मंगवा लेंगे, इनसे ये करवा लेंगे। ये तो अब सारी प्लानिंग ही थी ना। लेकिन जैसे ही आपने पैसे खर्चे डोमेन, यहाँ पर जो है ना वो आपने अपने बंदों को ही पैसे दिए होंगे जो बैठे होंगे काम कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो डोमेन नेम रजिस्टर करवाया, तो अब नज़र भी आ रहा है आप सीरियस हो गए, आप वेबसाइट बनाने का सोच चुके हैं, ठान लिया आपने, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम, फिर जब डोमेन नेम मिल गया तो आपने फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू किया। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे आप लैपटॉप लेते हैं तो विंडोज़ है, उसके बगैर आपका लैपटॉप नहीं चल सकता। जैसे आप फ़ोन लेते हैं तो उसके अंदर iOS है, एंड्रॉयड वालों का एंड्रॉयड है, इनके बगैर सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, फ़ोन ख़राब हो जाता है, बंद हो जाता है ना, ठीक है। ऐसे ही जो बड़े बड़े सर्वर्स हैं, कोई भी मशीन है, ये फोटोकॉपियर वाले भाई के पास चले जाएं, ये दरवाज़ा खोलें, आगे बैठे हुए हैं, इनकी इतनी बड़ी मशीन है, उसमें भी एक सॉफ्टवेयर मौजूद है और उस सॉफ्टवेयर के बगैर उनकी मशीन नहीं चल सकती। वो सॉफ्टवेयर उनका ख़राब हो जाए, उनकी मशीन बंद है, ठीक है ना। तो समझ आ रही है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं हम? जो ऑपरेट करेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर दिया। मतलब हम थोड़ी, मैं थोड़ी बनाऊंगा, मैं जाहिर सी बात है प्रोफेशनल्स ला के बिठा दूंगा। साइंसदान, अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट के साइंसदान कौन होंगे? ये साइंसदान कौन होंगे? मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे, मेरे साइंसदान, मेरे इंजीनियर्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, बैठे होंगे, कोडिंग कर रहे होंगे। मैंने अपने मतलब के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाने स्टार्ट कर दिए। फिर सॉफ्टवेयर बन गया वो जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था। उसके बाद फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसके ऊपर रन करती हैं एप्लीकेशंस, तो उनकी कोडिंग स्टार्ट कर दी। ये सब टेक्निकल काम है, ऐसे नाम है कि एक बार पढ़ लो, याद तो वो 4 ही रखने हैं, बाकी तो ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना ज़हन में रह जाए, हाँ ऐसा कुछ देखा था वहां पे, बस। क्योंकि 4 ज़हन में वैसे ही बैठ चुके हैं, लेकिन ये भी याद हो जाते हैं, बदतमीज ऐसे हैं, याद हो ही जाते हैं, 2-3 बार पढ़े याद ही हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या किया आपने? डोमेन नेम ही लिया, फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू किया, फिर कोडिंग स्टार्ट की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। डेवलपिंग कोड ऑफ एप्लीकेशंस डेवलप करना शुरू कर दी, और उसके बाद जो एप्लीकेशंस डेवलप हो गई उनको सर्वर पे इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। और फिर स्ट्रेस टेस्टिंग की। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या? उसको कितनी टेंशन हो रही है, मतलब हमारी वेबसाइट को कितनी टेंशन नजर आ रही है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का आला लेके आए, वेबसाइट के उधर बाजू पे लगा के क्या स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं, है ना? नहीं, स्ट्रेस टेस्टिंग है वेबसाइट कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। 28 अप्रैल को आई कैप की वेबसाइट पे जाकर कुछ भी देखना सुबह 9 बजे 8 बजे इंतहाई मुश्किल काम होगा, क्योंकि उस वक्त आई कैप की वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगी, आपसे भी ज़्यादा स्ट्रेस में होगी तो क्रैश भी कर जाती हैं वेबसाइट्स, ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा पड़े तो, लोड ज़्यादा पड़े तो, ठीक है। तो
स्ट्रेस टेस्टिंग की जा रही है कि कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक ये लोड बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। अब ये क्या चल रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन भी बना रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। क्या मतलब, दोबारा अब इधर नहीं देखना, अब इधर नहीं देखना, ठीक है, अब वापस मेरी तरफ आ जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या किया आपने, सबसे पहले डोमेन नेम ले लिया, फिर आपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किए, फिर आपने कोडिंग की एप्लीकेशंस की, फिर जो एप्लीकेशंस बन गई उनको वेब सर्वर पे इंस्टॉल किया और फिर वेब सर्वर के ऊपर उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग कर ली। ठीक है, तुम चातियाँ मार रहे हो उस्मान, शर्म नहीं आती तुम्हें, मना किया ना, मना किया ना, नहीं देखना उधर। ठीक है, अब अभी नहीं देखना, अभी इधर प्लानिंग फेज जो रिसर्च था उसमें क्या किया था आपने, डोमेन, ध्यान ना सुनी ना है जी भाई, ज़्यादा नींद का वक्त है इस वक्त, दोपहर हो गई है, इसलिए ज़रा मेरे साथ साथ चलेंगे प्लीज़। ठीक है जी, सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिफाइन करेंगे, फिर कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है पता करेंगे, फिर सेलेक्ट कर लेंगे इस चीज़ से हमने लेना है। ये जितने खर्चे होंगे, इस पर जितने खर्चे आएंगे, ये काम करने में जितने खर्चे आ गए वो एक्सपेंस आउट। अब शुरू होती है डेवलपमेंट, जिसमें मैं वो वाले पढ़ना ही नहीं चाह रहा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा वो पढ़ूं, बस एक बार पढ़ लिया कि एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लेकिन मेरी ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की, मुझे ज़रूरत है अगली वाली एक्टिविटीज़ को पढ़ने की। ठीक है, तो चातियाँ ना मारें, इधर मेरी तरफ देखें। सबसे पहले डोमेन नेम ऑब्टेन किया, फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया, फिर कोडिंग की, एप्लीकेशंस की, फिर जो एप्लीकेशन डेवलप होगी उनको वेब सर्वर पे इंस्टॉल किया और स्ट्रेस टेस्टिंग। अब देखो 2 बार पढ़ा और ये जहन में बैठ गया, कैसे बदतमीज़ है ये, जल्दी याद हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब ये तो सारा बैक एंड पे चल रहा था, डोमेन नेम लिया आपने, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर की कोडिंग की, सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोग, ठीक है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाया, फिर एप्लीकेशंस डेवलप की, फिर उनको वेब सर्वर पे इंस्टॉल किया, फिर स्ट्रेस टेस्टिंग की। इनमें से तो कोई चीज़ भी यूज़र को नज़र नहीं आनी। मैंने और आपने जब उस वेबसाइट को हिट करना है तो हमारे सामने तो स्क्रीन खुलनी है और उसकी फिजिकल अपीयरेंस आनी है। तो ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, ये भी IT वाले जो जिन्नात होते हैं वो ही बनाते हैं। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर ये भी कुछ करते हैं ये लोग। क्या है, डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ पेजेस। जिन्नात मतलब जो इंजीनियर्स हैं, पता नहीं कैसे बना लेते हैं, वैसे मैं अक्सर सोचता हूँ, है जी। ठीक है, तो जो फ्रंट एंड भाई कह रहे हैं नज़र आता है, वो भी डेवलप करना पड़ता है। तो ये भी क्या चल रहा है, ये डेवलपमेंट, वेबसाइट ही बन रही है। अब इस तरफ देखो तो क्या कहते हैं जी, ग्राफिकल डिज़ाइन डेवलपमेंट हो रही है। जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो कैसी शक्ल नज़र आ रही है उसकी। ठीक है, ये क्या है, ग्राफिकल डिज़ाइन है। लेकिन छोड़ो ग्राफिकल डिज़ाइन को, बस हमें तो ये पता है कि वेबसाइट अभी भी बन रही है, डेवलपमेंट चल रही है, वेबसाइट की। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस हो गई जनाब, जैसे ही कोई यूज़र ओपन करेगा तो ऐसे ग्रीन कलर का पेज ओपन हो जाएगा, जिसके इस साइड के ऊपर डार्क ग्रीन शेड पड़ेगा, इधर से लाइट ग्रीन पड़ रहा होगा, वहाँ पे सूरज निकल रहा होगा, उसकी किरणें पड़ रही होंगी, यहाँ से चांद उभर रहा होगा और पानी बह रहा होगा और पहाड़ होंगे। ये फिजिकल अपीयरेंस तो आ गई। अब वेबसाइट खोल के बैठे हैं, वो पहाड़ तो देखने के लिए, सूरज चांद देखने के लिए भाई खोला था, और यार जिस काम के लिए हैं वो काम कहाँ आने का वो भी बताते हैं, आगे कंटेंट डेवलप होगा फिर। ठीक है, यानी कि उस वेबसाइट के ऊपर जिस चीज़ की वेबसाइट है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे कि आपने ये अभी पाक व्हील्स ओपन किया तो उसके ऊपर कंटेंट है, ये कंटेंट ही तो है, इन्होंने कंटेंट डेवलप किया हुआ है। ये क्या करते हैं जी, ये भाई साहब ने तस्वीरें खींची। ठीक है, तस्वीरें खींच के, मुख्तलिफ तस्वीरें होंगी, ठीक है, इसके अंदर 2 4 5 10 15 तस्वीरें होंगी, उसके नीचे फिर इसने कंटेंट लिखा होगा। अगर आप इसको ओपन करें तो आप कंटेंट जिन्होंने डेवलप किया वो नज़र आ रहा है कि जी 32.5 लाख की ये गाड़ी है, ये तस्वीरें हैं, ये अब इसके ऊपर डेटा गिवन है। ठीक है, 2013 मॉडल है, 89,000 किलोमीटर चली है, पेट्रोल है, मैनुअल है। ठीक है जी, उसके बाद और भी अंग्रेजियाँ कभी कभी लिखी होती है, पता नहीं वो कहाँ गई। ये रजिस्टर्ड इन इस्लामाबाद, कलर, ये सब क्या है, कंटेंट डेवलप हुआ है। ठीक है जी, इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट ओनर, मिंट कंडीशन, ब्रांड न्यू टायर्स जस्ट लाइक अ 0 मीटर कार, न्यू टायर्स इंस्टॉल्ड रिसेंटली, 2 ओरिजिनल कीज, कंप्लीट सर्विस डिटेल्स अवेलेबल, एवरीथिंग इन जेन्युइन, ऑथराइज्ड डीलरशिप मेंटेन्ड, मेंशन parkwheels.com एंड कॉलिंग सेलर टू गेट अ गुड डील। कंटेंट, वेबसाइट पे क्या हुआ, कंटेंट डेवलप हुआ। फिजिकल अपीयरेंस तो ये देखो,
फिजिकल अपीयरेंस क्या है, इसका थीम क्या है, इसका कलर क्या होगा इनकी वेबसाइट के ऊपर, ये डिज़ाइन कैसा होगा पार्क व्हील्स का, ये सब क्या था, ये तो था, हाँ जी कंटिन्यू एज मैं, ये क्या था जी, ये क्या था, ग्राफिक डिज़ाइन हो रहा था, वो डेवलपमेंट हो रही थी। उसके बाद फिर कंटेंट डेवलपमेंट की होती है, वो भी क्या है, इसकी डेवलपमेंट का फेज चल रहा है। अच्छा अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये तो लोग इसके ऊपर फेंकते रहते हैं ना, असल में तो वो बताना कुछ इस तरह की चीज़ चाह रहे थे कि कोई कंपनी खुद ही ये सारा कुछ, एक कंपनी है ठीक है, उन्होंने खुद से, दराज वाले जो हैं उन्होंने खुद से प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर लगाई हैं और उसको बिकवा रहे हैं। तो कंटेंट भी वही डेवलप करते हैं, तस्वीरें भी वही खींचते हैं, वो चीज़ें उसके ऊपर डाल के उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, उसकी रेटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये सब क्या हो रहा है, कंटेंट डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है ना। तो ये कंटेंट डेवलपमेंट में क्या आता है, क्रिएटिंग, परचेजिंग, क्या मतलब आपने खुद लिख लिया या आपने किसी से लिखवा लिया। ये जो कंटेंट डेवलपमेंट चल रही होती है, यहाँ पे लोग जो लिखते हैं और वो ऑनलाइन यही खिदमात सरंजाम दे रहे होते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट खुद क्रिएट करें या आप परचेज लें या प्रिपेयर लें और अपलोड कर लें। क्रिएटिंग, परचेजिंग, प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग क्या, इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट बिफोर कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट्स। वेबसाइट डेवलप होने से पहले पहले उसके ऊपर हमने अपनी इंफॉर्मेशन सारी डाल दी, प्रोडक्ट की फ़ोटो डाल दी है, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी, प्राइस डाल दी, ज़रूरी चीज़ें डाल दी, ठीक है। तो ये जनाब आपका क्या है, वेबसाइट का सारा मामला, ठीक है। तो वेबसाइट की डेवलपमेंट दो फेजेज़ में ही सोच कर चलते हैं, ठीक है, दो फेजेज़ में होगी। जो प्लानिंग फ़ेज़ है, ठीक है, जो प्लानिंग फ़ेज़ है उसमें आप क्या करेंगे, इधर नहीं देखना, उसमें आप क्या करेंगे जी, फिजिबिलिटी बनाएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करेंगे, अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करेंगे और जो आपको अच्छा लगा उसको सिलेक्ट कर लें। फिर डेवलपमेंट शुरू करेंगे तो सबसे पहला डोमेन नेम है आपका, वो लेंगे। फिर आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे, जो एप्लीकेशन बनेंगी उनको वेब सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे और स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद फिर आप फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह पे काम करेंगे। उसके बाद फिर आप कंटेंट डेवलपमेंट पे काम करेंगे, क्रिएट करें, परचेज करें और जो भी करें फिर अपलोड करें बिफोर कंप्लीशन। अब ये जो डेवलपमेंट फेज़ था जिसमें ये सारे काम हो रहे थे, ये सारे काम हो रहे थे जो इसके अंदर कहते हैं दीज विल बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। अगली बात अभी ना पढ़ें, ठीक है, और इसको क्या करेंगे जी, कैपिटलाइज करेंगे। और अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा सख्त है इस मामले में, IS 38 एडवर्टीजमेंट को लेकर ना बड़ा ही सख्त है। अब वो कहता है कि जी देखें, वेबसाइट तो आपने बनाई हुई है फॉर सेल पर्पस, लेकिन उस वेबसाइट के ऊपर जो तस्वीरें हैं वो आपकी एडवर्टीजमेंट भी तो साथ साथ कर रही हैं। तो एडवर्टीजमेंट के लिए आपने तस्वीरें खिंचवाई थी, हमने कहा नहीं हमने सेल के लिए खिंचवाई थी, चलें एडवर्टीजमेंट भी तो हो रही है ना। तो जो इस फ़ोटो खींचने वाले प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को आपने पैसे दिए हैं ना, वो आप इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, वो आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ही। हम सर पकड़ के बैठ में, चलो ठीक है यार, क्या हो सकता है, क्या कहता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज है। तो डेवलपमेंट फेज के अंदर नॉर्मली ये इधर होता है, इधर होता है, चलें इधर या इधर कहीं पे भी हो सकता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस इज एक्सपेंस्ड, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल फी पेड टू एक्सपर्ट फॉर टेकिंग डिजिटल पिक्चर ऑफ एंटिटीज। हालांकि वो प्रोडक्ट वहां पे लगेंगी और बिकेंगी, लेकिन जो वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर को पैसे पे किए हैं, SE 32 कहता है नहीं नहीं नहीं, उसको भी एक्सपेंस आउट करना है। हाँ बाकी सारी कॉस्ट तो आप कर ही रहे हो कैपिटलाइज, ठीक है। अपने प्रोग्रामर्स जो उस पर अपलोड कर रहे हैं उनको पैसे दे रहे हो, जो कंटेंट लिख रहे हैं उनको पैसे दे रहे हो, कोई बात नहीं, सही है, करो काम। लेकिन जो फोटोग्राफर ने फोटो खींचे जो तो आपने लगाए हैं इधर, तो वो फोटो वाले को पैसे दिए थे ना भाई, फोटो से तो आपकी मशहूरी भी हो रही है, इसलिए ये वाले पैसे तो आपको हम एक्सपेंस आउट ही कराएंगे, कैपिटलाइज ही करने देंगे। तो वो ये जनरल रूल क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रही है, फॉर एडवर्टीजमेंट, तो उसको क्या करना है, एक्सपेंस आउट, ठीक हो गया। अच्छा अब ये कैपिटलाइज तो होंगे, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऐसे IS 38 का नहीं मीट होगा तो फिर क्या करेंगे, और ये तो जनरल रूल है ना कि अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट ना हो तो एक्सपेंस आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला। अब यहाँ तक आकर आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है, कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद अब इसने रन करना है, ओके। तो इसकी कुछ रनिंग यानी कि चल जाए, जब वेबसाइट चल गई उसके चल जाने के बाद भी तो कुछ खर्चे होते हैं।
जैसे मिसाल मेंटेनेंस, बिल्कुल मेंटेनेंस कह सकते हैं, जैसे पीपीई की मेंटेनेंस होती है ऐसी वेबसाइट की भी मेंटेनेंस होती है। आप वेबसाइट किसी कंपनी की ऐसी ओपन करें, जाग रहे हैं ना सारे, सारों की तवज्जो इधर होनी चाहिए, मोबाइलों से तवज्जो हट जाए सबकी, सब मेरी तरफ देखेंगे, सब से मुराद सब है, बैग नहीं अब हम देंगे तुम्हें, कहाँ पड़ा है बैग, बैग भाई कौन सा आपका, ये ले लो। जाग रहे हैं ना सारे, हाथ खड़ा करें जो जो सो रहा है, हाथ खड़ा करें जो जो जाग रहा है, जगा दें अपने साथ वालों को जिन्होंने हाथ भी खड़ा नहीं किया। अच्छा जी, अब हमारी वेबसाइट लॉन्च हो गई, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप ढूंढे ना जिसकी वेबसाइट 5 साल पुरानी थी और मुड़ के उन्होंने उसको देखा नहीं, तो उनकी वेबसाइट का कोई हाल ही नहीं होना, ठीक है, आउटडेटेड चीज़ें, पुरानी चीज़ें। इसका मतलब आपकी वेबसाइट जब एक बार चल पड़ती है तो फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है रेगुलरली, ठीक है। उसको चलाने के, मेंटेन करने के भी कुछ खर्चे होते हैं। बंदा आपने एक रखा हुआ है जो बस, एक दो बंदे रखे हुए हैं जो बस जिनका काम ही यही है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे आपने वेब सर्वर ख़रीदा नहीं था, आपने वेब सर्वर किराए पे लिया, मतलब उससे होस्टिंग सर्विस के पैसे आप देते हैं, तो अब आप हर महीने जो है वो खर्चा कर रहे हैं, आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो क्या करें, आप वेबसाइट की कॉस्ट में ऐड करते रहें? नहीं, एक्सपेंस करेंगे। इसका मतलब ऑपरेशंस जब चल रहे होंगे, इधर देखिए ये ऑपरेशन, ठीक है, मतलब अपडेट करना ग्राफिक्स को, नई फोटो लगा दिए, रिवाइज करना कंटेंट को, एडिंग न्यू फंक्शंस फीचर्स, रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन्स, कि जब भी कोई पाक ही लिखे तो पाक व्हील सबसे ऊपर आ जाए गूगल पे, जब कोई लिखे तो इसको कहते हैं रजिस्टर करना सर्च इंजन के साथ, ठीक है। बैकअप डाटा को बैकअप कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं सिक्योरिटी एक्सेस को, रिव्यू कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं यूजेज को। ये सब की नेचर ऐसी है कि यहाँ पर ऑपरेशनल चीज़ें लग रही हैं कि आप अपडेशन कर रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं, आप नए फंक्शंस ऐड कर रहे हैं। कौन से नए फंक्शंस ऐड करें तो सिर्फ एक्सपेंस नहीं होगा, वो भी बताता हूँ। आप वेबसाइट को रजिस्टर करवा रहे हैं, सर्च, बैकअप डाटा, रिव्यूइंग सिक्योरिटी, एनालाइजिंग यूजेज, ये सब क्या है, ऑपरेशंस। तो भाई ऑपरेशंस तो सारे के सारे एक्सपेंस आउट ही होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे बीच में एक आ गया था एडिंग न्यू फंक्शन, तो किसी ने ये सवाल कर दिया, पकड़ लिया मुझे यहाँ पे कि सर ये बात बताएं, ये जो न्यू फंक्शन ऐड हो रहा है, ये तो सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर है, तो ये तो कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर SA32 ने कहा है तो ये बिल्कुल नामुमकिनात में से, नामुमकिनात तो नहीं खैर, लेकिन यूँ कहें ये तो बहुत ही रेयर है कि ऐसा हो कि सब्सिक्वेंटली कोई ऐसा खर्चा हो जिससे वेबसाइट की अपग्रेड हम समझें, जिससे फ़ायदा हो रहा हो, ये बहुत रेयर है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि ये ऐसा खर्चा है जो कि क्राइटेरिया मीट कर रहा है ऑफ कैपिटलाइजेशन, तो कर लेना ऐड, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर लेना। फिर स्टैंडर्ड ने ये मिसाल क्या यहाँ पर दी हुई है कि मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट पे ऑनलाइन सेल होती थी, पहले सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन था, अब आपने वहाँ पर ऐड कर दिया है वीज़ा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट होना। तो आए एकदम से बहुत सारे लोग ऐसे तो जिनके पास कैश नहीं होता, वो इसको पसंद करते हैं कि वो कार्ड से पेमेंट कर दें। तो जैसे ही आपने ये ऐड किया, अब आपको नज़र आ रहा है कि नया फंक्शन ऐसा ऐड हुआ है जिससे आपके कस्टमर बढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा फंक्शन जो ऐड किया आपने उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ें। ऑपरेशन कहता है जी, द ऑपरेशन स्टेज बिगिंस वंस डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट हैज बीन कंप्लीटेड एंड एंटिटी मेंटेन्स एंड एनहांसेस द एप्लीकेशंस, ठीक है। तो उसके अंदर ये कुछ एक्टिविटीज हैं, उसके बारे में कहता है एक्सपेंस करो जब इनकर हो, अनलेस इट मीट्स क्राइटेरिया और कैपिटलाइजेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, दिस विल ओनली अकर इन रेयर सर्कमस्टांसेस। इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या बता दी, एडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन, ठीक है, अपने पास लिख लें ताकि याद रहे आपको, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। तो जब आपने ऐड किया ये ऑप्शन तो आपको नजर आ रहा है फायदा होगा, ठीक है। अदर जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, इनएफिशिएंसीज हो, ट्रेनिंग हो, ये हमेशा क्या करना है आपने। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है जो ध्यान में रखना, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस और जनरल ओवरहेड जो होते हैं वो एक्सपेंस आउट ही होते हैं, लेकिन एक बात ये भी है
अगर कभी सवाल में वो यूं लिख देना पर्चे के अंदर कि सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हैं और लिखा हो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, तो फिर समझ जाना कि ये कैपिटलाइज होने वाले हैं, ठीक है। वरना नॉर्मली सेलिंग एडमिन कभी भी आप कैपिटलाइज नहीं करते। तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हो, इनएफिशिएंसीज और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हो और ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ हो, ये कभी भी आपने कैपिटलाइज नहीं करना। हाँ, सेलिंग एडमिन के बारे में कहता है कि अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाए तो कैपिटलाइज किए जा सकते हैं। गॉट इट? सही है। और यार ये स्टार किसको लगाया हुआ है? कंटेंट डेवलपमेंट को। दीज विल बी एक्सपेंस्ड व्हेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट इज सोली एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ग्राफिक डिजाइन हो, कंटेंट हो, ये सब के सब ही एक्सपेंस बन जाएंगे जब पहला पर्पस ही क्या हो गया, ऑनलाइन सेल नहीं। तो वो तो है, तो ये सारे खर्चे फिर भी हो रहे होंगे, लेकिन जब इस वेबसाइट का मकसद ही एडवर्टीजमेंट होगा, ये तो इधर फॉल कर जाएगी ये। तो जब ये वाला इधर फॉल कर जाएगी तो फिर ये सारे के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। सुकून मारे, ठीक है, सही है। चलें जी, ये अब मेरी तरफ से ख़त्म है। अब ज़रा एक बार इसको हम ज़रा ऐसे ज़बानी कलामी रिवाइज करते हैं, ठीक है। इधर आए सारे, पाँच हाथियाँ मारते हैं आप। फिर उस्मान तुम्हारा मुंह उधर ही है यार। हाँ जी, वेबसाइट अगर तो परचेज करें कहीं से बनी बनाई तो सादा सी बात है। अगर मकसद जहन में रखना, अगर एडवर्टीजमेंट के लिए है तो एक्सपेंस आउट कर देना, और अगर आपने इस तरह से किसी इंटरनल यूज़ के लिए कहीं से बनवा कर ले लिए, बनी बनाई ले लिए, तो कैपिटलाइज। असल लड़ाई इस SH32 ने की ही किस पे है? इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट पर। और उसमें दो तरह की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। एक इंटरनल यूज़ के लिए, वो तो कैपिटलाइज करेंगे। दूसरा एक्सटर्नल यूज़ के लिए, और वो भी अगर आप फॉर सेलिंग ऑनलाइन सेल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, कैपिटलाइज। हाँ, सिर्फ एडवर्टीजमेंट वाली क्या होगी, एक्सपेंस आउट। लेकिन हम अब बात करते हैं उसकी जो इंटरनल यूज़ के लिए है या एक्सटर्नल यूज़ के लिए तो है, यूजर्स के लिए तो है, लेकिन फॉर सेलिंग पर्पज, फॉर सेल है, फॉर ऑनलाइन सेल है, तो उसको हम उसके साथ क्या हशर करेंगे। तो वो भी उस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बल्कि हम यूँ बोल देते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ज़रा ज़्यादा ईजी याद रहता है, ठीक है। तो प्लानिंग फेज़ में वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं इंटरनली, तो प्लानिंग फेज़ में क्या क्या काम करने हैं हमने? हम सबसे पहले फिजिबिलिटी बनाएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन डिफाइन करेंगे, हम देखेंगे कौन कौन एवेल्यूएट अल्टरनेटिव्स कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, और फिर सिलेक्ट कर लेंगे प्रेफर्ड ऑप्शन को, प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। इस दौरान जो खर्चे हैं वो एक्सपेंस आउट। उसके बाद शुरू होती है डेवलपमेंट। अब उसमें मैं वो नहीं कहता कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर ग्राफिक, बस वो पॉइंट्स याद रखो। सबसे पहले क्या लिया था हमने, डोमेन नेम, फिर हमने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, फिर एप्लीकेशंस को डेवलप किया या कोडिंग की उनकी, फिर जो एप्लीकेशंस डेवलप हो गई उनको वेब सर्वर पे इंस्टॉल किया, फिर स्ट्रेस टेस्टिंग की। अब उसके बाद ये वेबसाइट चलने को तैयार है, अब तो अब उसका आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह की, फिर उसके बाद कंटेंट क्रिएट किया, परचेज किया या क्रिएट किया, उसके बाद उसको इंस्टॉल किया वेबसाइट चलने से पहले। ये सारे खर्चे डेवलपमेंट के थे और वेबसाइट तैयार हो गई अब, तो ये जो खर्चे थे ये कैपिटलाइज करने हैं अगर क्राइटेरिया मीट हो रहा है। लेकिन अगर इस दौरान भी कोई ऐसा काम आपने किया है जिससे एडवर्टीजमेंट होती नजर आ रही हो, तो वो वाला अलग से अगर सवाल दे दे तो वो, और अगर अलग से ना दे तो फिर हमारी मजबूरी, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर वेबसाइट चल पड़ी, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ वेबसाइट के दौरान बहुत सारे काम आप करते हैं, जैसे मसलन आपने ग्राफिक्स को अपडेट किया, या ये भी मुझे भी याद नहीं, अभी मैंने पढ़ा तो थोड़ी बहुत चाती मार लेना, ग्राफिक्स को अपडेट किया, फिर रिव्यू कर लिया अपने इंफॉर्मेशन को, फिर सर्च इंजन के साथ आपने उसको रजिस्टर किया, फिर आपने यूजेज देखा कैसा यूजेज चल रहा है। फिर असल में दो को बार पढ़ लें तो फिर रट्टा पक्का होता है ना, पहली बार में आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। आपने यूजेज देखा कि वो कितना यूजेज चल रहा है, और जी सिक्योरिटी को आपने रिव्यू किया कि इसकी सिक्योरिटी ठीक है या नहीं। तो इस दौरान जो खर्चे हो रहे हैं ये ऑपरेशन फेज के खर्चे हैं, इनको क्या करना है, एक्सपेंस आउट, ठीक है। लेकिन अगर ये जो फंक्शंस ऐड किए थे ये आपके इस नेचर के हैं कि ये क्राइटेरिया कैपिटलाइजेशन का मीट कर जाएं तो उसको आप कैपिटलाइज।
इसके बाद अदर्स की बात थी कि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हों, जनरल ओवरहेड्स हों, या इनएफिशिएंसीज हों, ऑपरेटिंग लॉसेस हो इनिशियल, या ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ हो कि वेबसाइट पे कैसे जो है वो आपने काम करना है, ये सारे आपने एक्सपेंस आउट ही करने हैं। हाँ, अगर सेलिंग एडमिन जनरल ओवरहेड्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाए तो फिर उनको क्या कर देंगे, कैपिटलाइज। स्टूडेंट, तो आधी एक्सपेंस आउट कर देना और आधी कैपिटलाइज कर लेना, ठीक है। ऐसे नहीं होता आधी। हाँ, अगर ऐसे है तो फिर भाई आपको ऐसे सवाल में डेटा दे देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा वैसे, ठीक है ना। आधी 2 पेजेस, एक वेबसाइट है, 2 पेजेस आपने अपने लिए रखे हुए हैं। कमाल की वेबसाइट होगी वैसे, मुझे भी दिखाना है ऐसी वेबसाइट। अच्छा जी, बाकी बहुत होगी, अब अंग्रेजियाँ इसकी हैं, अभी पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी ज़रा तशरीफ़ लाइए पास पेपर्स पे। पेज 264 पे आए ना, ज़रा मैं आपको ज़रा ज़ियारत कराऊं किस तरह के सवाल होते हैं जो मैं पीट रहा था ये पढ़ाने के लिए। नोट बनाना है जी आपने 264 सफ़े पे, इंटेंजिबल का नोट बनाना है 31 दिसंबर 18 के साल का। अब ज़रा आके देखो, ZL, a broadcasting company, uses revaluation model for subsequent measurement of its intangible assets wherever possible. Following information pertains to ZL's intangibles. On Yakam January 18, ZL bought an incomplete R&D project from BTech at 90 million. क्लियर है, बहुत आसान काम चल रहा है, एक बार पढ़ लिया। अब देखो ना, अब ये सवाल कितने नंबर का है, 15 नंबर का, ऑटम 19 में आया था। अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके पढ़ रहे थे, अब बड़े सवाल छोटी चीज़ों से ही बनते हैं। IS 16 का नोट आ गया PPE का इस दफ़ा FAR 1 में, तो उसमें नोट का क्या था, सारी तो वही छोटी छोटी एडजस्टमेंट थी जो वो बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ते थे। मतलब चीज़ें हमेशा वहीं से चलती हैं ना, एडजस्टमेंट तो वही रहनी है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फर्दर रिसर्च है, एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट, ये करते हैं अभी बातें, ठीक है। आसान लग रहा है, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इस दिन मीट हुआ और ब्ला ब्ला ब्ला, रिसीव हुई ऑफर वगैरह वगैरह, बहुत आसान, ठीक है। नेक्स्ट, ये जनाब अभी पढ़ रहे थे 31 दिसंबर 18 साल के आखिरी दिन ZL लॉन्च्ड इट्स न्यू वेबसाइट फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ टीवी शोज, मूवीज एंड, हाँ जी, ओके। अब ये वेबसाइट है ऑनलाइन सेल के लिए, क्या ख्याल है, अपनी वेबसाइट लॉन्च किया और ऑनलाइन सेल के लिए, तो इसको कैपिटलाइज करना है, ओके। आगे कहता है वेबसाइट कंटेंट इज आल्सो यूज्ड टू एडवर्टाइज द एंड प्रमोट। अब ये काम भी होता है साथ, ठीक है। अगर अलग से इसकी कॉस्ट दे देगा तो उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, नहीं देगा तो फिर लदी मर्जी, फिर जाने देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि वो कह देता है कि ये आपने जो फोटोग्राफर को पैसे दिए हैं ना, इससे तस्वीरें खिंच गई हैं, तस्वीरें खिंची हैं तो एडवर्टीजमेंट हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रही है तो ये एक्सपेंस, तो सिर्फ उसके पैसे अलग कर लिए, बाकी फिर जो काम कर रहे हैं वो तो कैपिटलाइज ही हो रहे। खैर, द वेबसाइट वॉज डेवलप्ड इंटरनली, बड़ी मेहरबानी, एंड मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग एज एन इंटेंजिबल। इसका मतलब बस जब आपको डेवलपमेंट फेज नजर आए आप कैपिटलाइज कर सकते हैं उसको। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ओए होए होए होए, लफ्ज ही बड़ा जालिम लिख दिया उसने। ये नीचे वाली कॉस्ट कौन सी है जी, चलो अब इसमें, हाँ जी, अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी, एक्सपेंस, एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। यार कितना आसान है ना उस्ताद जी, हैं जी, कितना आसान था, कहीं नहीं भूलता। लेकिन देखो जिसने ये ना पढ़ा होता, अब चॉइस वाले ही तो मारे जाते हैं। आसान चीज़ है जी, छोड़ दें जी, बस ठीक है जी, क्या करना है पता ही नहीं होता। एंड पे जाके बच्चों के मैसेज आते हैं, SSC 32 भी कोई चीज़ है, ऐसे ही अननोन बच्चे होते हैं। SSC 32 भी सुनने में आता है, उनको पता ही नहीं कि SSC 32 कोई चीज़ है। और सवाल देख लो आप वेबसाइट कॉस्ट के, ठीक है। तो एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर्स, ये तो PPE है, ये तो आपकी वेबसाइट कॉस्ट नहीं है। हाँ, ये 16 मिलियन आपका PPE बनेगा अगर आपने अपना वेब सर्वर खरीद लिया, अपनी यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। ये IS 16 में चला गया, IS SSC 32, IS 38 इससे निकल गया, ठीक है जी। तो बोलो
समझ आई। और एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अब मुझे बताओ वेब सर्वर है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे विंडो हो, यानी कि वेब सर्वर इसके बगैर चल ही, आई एम सॉरी, इसको ऐसे करना था, ये भी आपको बताया हुआ मैंने, ठीक है, कि लैपटॉप अगर आपका 2 लाख का है और 30,000 की उसमें विंडो की कॉस्ट है और 20,000 उसमें ऑफिस की कॉस्ट है, तो आपको पे तो 2.5 लाख करना पड़ा, लेकिन आपका लैपटॉप 2,30,000 पे रिकॉर्ड होगा पीपीई में, विंडोज़ की कॉस्ट समेत, और 20,000 जो ऑफिस के सॉफ्टवेयर का वो इंटेंजिबल में, ऐसे बताया हुआ था ना। खैर ये पीपीई है तो ये भी पीपीई ही है, क्योंकि हमने जो जिसके बिना हमारा वेब सर्वर चल ही नहीं सकता, हमने, अब इसकी असल में ना डिस्कशन तो होती तो मैं ये सवाल में डिस्कस कर देता, लेकिन मज़े की बात यह है कि उसने हमसे क्या कहा है, प्रिपेयर आ नोट। अगर नोट, और नोट भी किसका? ऑन इंटेंजिबल तो सुकून से आकर इसको ऐसे, वैसे तो ये भी काट दो क्योंकि डिस्कशन होती तो मैं एक्सपेंस आउट करता। उसने ये भी नहीं कहा कि रीजंस ऑफ इग्नोरिंग वाले बताओ। कितना आसान सवाल होगा कि मैं नोट करवाने लगा हूँ सवाल नोट का, और आखिरी 15 मिनट में आसान होगा तो करवाने लगूंगा। खुद देखे ना कोई डिस्कशन करनी है, ना पीएनएल बना रहे हैं, एक्सपेंस भी इग्नोर, पीपीई भी इग्नोर, क्योंकि इंटेंजिबल का आपने नोट बनाना है, उसमें सिर्फ इंटेंजिबल ने आना है। वैसे डिस्कशन तो पता होनी चाहिए ना, ये एक्सपेंस में जाना है, ठीक है। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम्स, कैपिटलाइज, स्ट्रेस टेस्टिंग, डिजाइनिंग अपीयरेंस, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट, कैपिटलाइज तो होना था। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वाला जो डेवलप किया हो तो ठीक है, लेकिन देखो उसने अलग से कर दिया ना एडवर्टीजमेंट, तो ये क्या है? अब इसकी डिस्कशन भी करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसने कहा कोई। और अगर मैक्सिमम आपने करना ही है तो एंड में जाके 2 पॉइंट्स लिख लेना तसल्ली के लिए। एक पॉइंट में लिखना वेब सर्वर की एक्विजिशन और उसके सॉफ्टवेयर की, ये पीपीई में जाना है, और दूसरा आपने पॉइंट लिखना है कि फिजिबिलिटी और इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स और एडवर्टीजमेंट, और अगली भी एडवर्टीजमेंट, ये जो है हमने नहीं यहाँ इग्नोर की हैं, बस ये लिख देना, ठीक है। अगला पढ़ो। ये तो आपने कंटेंट डेवलप किया था ना अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसमें कुछ तस्वीरें लग गई तो वो खिंचवाई थी जिससे उसको पैसे देने पड़े, तो ये कॉस्ट आ गई। लेकिन जब वेबसाइट बन गई तो वेबसाइट की भी एडवर्टीजमेंट किया आपने, करते हैं ना वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट कि इस वेबसाइट पे आए आप, ये एप्लीकेशन आ गई, ये सहूलत है, ये सब कुछ। बात समझ आ रही है? जाग रहे हैं? नहीं तो जाग जाए, प्लीज़ जाग जाए। ओपन करें रजिस्टर और हेडिंग दें नोट ऑन इंटेंजिबल। ओपन करें रजिस्टर, लिखें, सबसे पहले लिखें जिंक लिमिटेड ZL। चलें अब 1 मिनट रुक जाएं, बस जाके सब रजिस्टर ओपन कर लें, सवाल पढ़ लें, फिर एक ही बार जाते हैं। अब जरा देखें ज़रा सारे, बस ठीक है जाके ले जी। अब इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ये देखो जी, ये कितना है? 8, 10, 21, ये 21 रुपये का इंटेंजिबल है और इसको अमोर्टाइज करना है हमें, अगर यूजफुल लाइफ हुई तो ठीक है। लेकिन यूजफुल लाइफ हुई भी तो नहीं करेंगे, यूजफुल लाइफ ऐसे है ही नहीं, अगर होती भी तो ना करते, क्योंकि ऑन 31 दिसंबर 18 ये लॉन्च हुई है, इस साल में ना करते, अगले साल में करते। साल के आखिरी दिन लॉन्च किया ना, तो अमोर्टाइजेशन कर दें, तो हम ये एस्टीमेट चेंज है, नहीं एस्टीमेट चेंज है, नहीं एस्टीमेट चेंज तो नहीं, एस्टीमेट चेंज तो और चीज़ होती। तो पहली बार एसिड इस साल में इस्तेमाल कितना हुआ है, तो बस जब इस्तेमाल नहीं हो तो डेप्सिट क्यों करना या मोटाइज क्यों करना, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो जाएगा अभी। उसके बाद आखिरी पॉइंट है ड्यूरिंग 18, ऐसे इधर थोड़ा सा हल्का सा चवल सा पॉइंट है, टाइम बच गया तो समझा आगे करूँगा, वरना बस कर दूंगा, ठीक है। तो एक 2018 के अंदर ये है चेंज इन एस्टीमेट आपका भाईजन। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने इंटीमेट किया कि आपका एक लाइसेंस जो है वो अब ज़्यादा मज़ीद अब रीन्यू हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसकी पहले क्या थी, इनडेफिनेट लाइफ थी, अब वो क्या हो गई, डेफिनेट हो गई, ठीक है। ओके,
तो ये जब पॉइंट आएगा तो तब देखेंगे, फिलहाल तो मुझे नज़र आ रहा है 3 चीज़ें। एक, ये प्रोजेक्ट है, ऐसे ही है। दूसरा वेबसाइट है। तीसरा लाइसेंस है। नोट बनाने लगे हैं जी। क्वेश्चन नंबर, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर किताब का 260। हाँ तो 4 भी पहले बोल देना था ना जी। क्या नाम है? ZL। ZL लिख लिया अगर ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ हो। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जरा यहाँ पे लिख दूँ, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर है, 30 जून है 2000। नोट का नंबर शंबर कोई बता दो। 6। इन टानगिबल्स, ठीक है। अब 3 इंटांगिबल्स हमें नजर आए हैं, जिसमें सबसे पहला था प्रोडक्ट, है ना प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, R&D कह लो। फिर वेबसाइट है, फिर लाइसेंस है। सवाल में जरा रिक्वायरमेंट एक दफा पढ़ लो, टोटल से माफी दे रहा है, क्या कहता है? और कंपैरेटिव, तो पूरी बात पढ़ो ना, पूरी बात पढ़ो ना, मुझे तसल्ली दो ना सही तरह से। नहीं लिखा हुआ? अच्छा, कंपैरेटिव जब तक लिखे ना हमने कभी नहीं बनाने, अनलेस के IS 8 का टॉपिक आ गया हो, उसका सवाल हो, छोड़ो उसको, बस सादा बात। कंपैरेटिव जब तक कह ना दे नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन टोटल लाजमी जुज है नोट का। मना कर रहा है तो रुक रहे हैं, अगर मना ना किया होता तो हम टोटल का कॉलम बनाते, ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, ये जो प्रोडक्ट यकम जनवरी 18 को जो प्रोजेक्ट इन्होंने ख़रीदा है, ये यकम जनवरी 18 पे ओपनिंग में कितना आ रहा हो? ओहो सॉरी, जल्दी से फॉर्मेट तो बनाएं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरा लिखना है आपने, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, लेकिन ये IS 38 है, ये क्या कहता है? एडिशन को तोड़ लो। एक्विजिशन या परचेज, क्या लिखा था? एक्विजिशन लिखा था, एक्विजिशन या परचेज दोनों लिखे थे बच्चे, या फिर इंटरनली जनरेटेड। एडिशन के बाद डिस्पोजल और फिर क्लोजिंग। अब सवाल ये पैदा हो रहा है आपके दिमागों में, मुझे पता है कुछ का दिमाग उधर जा रहा है, किधर भला? पहली लाइन की तरफ। नहीं जा रहा तो जाए ना जरा, मैंने बोल दिया तो अब तो जाए जी। पहली लाइन में क्या लिखा था उसने? रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं जहां पॉसिबल हो, ऐसे ही है ना? कहीं पे पॉसिबल नजर आया? कहता है 31 दिसंबर 18 पे, यहां तक तो पढ़ लिया था ना, इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, ये है वो है। 31 दिसंबर 18 पे ZL रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ 170 फॉर इट्स डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। कोई कमिटमेंट भी कर दे तब भी ना तो रेजिडुअल वैल्यू तो ले सकते हैं आप, लेकिन रीवैल्यू नहीं। रीवैल्यू सिर्फ तब कर सकते हैं जब एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करे। ये हो गया। वेबसाइट की बात करो तो वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं कह रहा। लाइसेंस की बात करो तो देख लेना, कहीं पे नहीं कह रहा, इस वजह से मैं जगह बचा रहा हूँ। बाकी आपने नहीं बचानी तो ना बचाएं, 2 लाइनें छोड़ के लिख लें, एंड पे देखोगे तो खाली रह जाएंगी दोनों लाइनें, ठीक है जी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन स्लैश इम्पेयरमेंट भी कर सकते हैं अगर हो तो, अभी ना लिखे ना, होगी तो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें आएगा जी ओपनिंग, फिर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। मुझे लगता है डिस्पोजल भी कोई नहीं था, ये लाइन भी लिखने से बचा सकते थे आप, जरूरी नहीं है लाइन डिस्पोजल नहीं है सवाल में, कंफर्म हो गया मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्लोजिंग, और इन दोनों को नेट करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप अगले तीनों बातें लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर देखिए जी, प्रोजेक्ट का ओपनिंग बैलेंस
जीरो है कि नहीं, क्योंकि हमने इनकम्प्लीट प्रोडक्ट खरीदी है। ये प्रोजेक्ट हमारा इनकम्प्लीट था जब खरीदा, और फिर इस साल के दौरान इस पे हमने काम शाम किया। अब अनलाइक, ये ना समझना कि टाइम कम है, अनलाइक IAL पास पेपर 6 था गालिब, कौन सा था पहले, 7 था, जिसमें मैंने पहले एंट्रीज करवाई थी फिर नोट करवाया था, वो 7 था। उस तरह नहीं करेंगे, टाइम ज़ाया हुआ था, डबल टाइम लगा था, सिखा रहा था। आज जो कहेगा वो करेंगे, अब बड़े हो गए, अब तो अब हमारे पाँव जम चुके हैं इस टॉपिक में, अब हम काफ़ी हद तक कह सकते हैं पासिंग मार्क्स हमें मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो जो कहेगा वो करेंगे। अब उसने नोट मांगा है तो मैं क्यों एंट्रीज करूं, ठीक है। अब सिर्फ इसको ज़बानी आकर देखो, ख़रीदा था इन्होंने 1 जनवरी पे, तो ये तो आपने फारिग करा दिया, ठीक है। फर्दर रिसर्च भी क्या हो गई, एक्सपेंस है ना, फारिग, ठीक है। बच गया 48, इस 48 को अब देखना है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, और सिर्फ जो हिस्सा कैपिटलाइज वाला होगा वो उठाएंगे, अपने नोट में लिखेंगे, और सिर्फ वही वर्किंग आपने पर्चे में शो करनी है, बाकी हमें क्या, ठीक है। और सही है। तो कहता है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट वाज मेट ऑन 1 मार्च। तो जनवरी और फरवरी 2 महीने ये आपकी जो खर्चा है वो नहीं आपका कैपिटलाइज होना, ठीक है जी। अगली बात, ऑल कॉस्ट इनकर्ड इवनली फ्रॉम 1 जनवरी टिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन, दैट इज, बड़ी मेहरबानी उसने खुद बोल दिया, ठीक है। 31 अगस्त 18 पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, तो फिर ये 48 के खर्चे कितने महीनों के हैं, कहता है इवनली इसमें ये सारे खर्चे इनकर हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, इसका 2/8 जो है फिर वो एक्सपेंस बनता है, और 6/8 जो है वो कैपिटलाइज होता है। तो बताओ जी कितना आता है, 12 एक्सपेंस आ गया। तो इसको पुर कराओ, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस, ठीक है जी, ओके। बाकी ये लेना है। अब ये सारी कहानी बस इधर ही रह जाए, वहाँ पे तो सिर्फ ये लिखा 48 में 6/8 36 उठाकर लिखेंगे अपने नोट में, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। एक ऑफर रिसीव हुई है, दफा कराओ ऑफर को, हमने क्या करना, तो ठीक है। तो चलो बस इतनी सी बात है। तो वर्किंग्स में आपकी पहली वर्किंग है 48 इंटू 6/8 इज इक्वल टू 36। यहाँ पे आके आपने कहा एक्विजिशन है या इंटरनली जनरेटेड है। अब यहाँ पे आके आपको फायदा मिलना है इस 90 का, भाई 90 को तो कैपिटलाइज करना है ना, 90 तो पूरे का पूरा क्या होना है, और इसमें ये 36 क्या होना है, ऐड। भाई हमने अलग अलग नहीं करना ना, रिसर्च डेवलपमेंट अलग अलग नहीं है। कल क्या पढ़ाया था, सारे का सारा ही क्या है हमारे लिए, इंटेंजिबल। तो असल में इस प्रोजेक्ट में 90 मिलियन का इंटेंजिबल हमने बाय किया था। असल में देखो ना, ये फॉर्मेट कितनी साइंस थी IS 38 की इसके पीछे भी, कि यहाँ पर हम क्या करते, हम इकट्ठा लिख देते, तो सारा इंटरनली जनरेटेड भी नहीं था, सारा परचेज भी नहीं था, तो उसने यहीं पर ही तोड़कर हमें 2 कॉलम्स 2 रोज बनवा दी थी, ताकि इस तरह किसी मामले के अंदर हमें मसला ना पेश आए, ठीक है। तो 90 आपने परचेज किया है, और 36 आपने इंटरनली जनरेट करके इंटेंजिबल बनाया है। तो यहाँ पे आपने लिखा जो निकाला है अभी तक, 36 इंटरनली जनरेटेड वर्किंग 1 से आपने निकाला है जी, ओके। और बाकी 90 गिवन था। ये डिस्पोजल कोई है जी, नहीं, डिस्पोजल कोई नहीं। तो फिर क्लोजिंग में क्या आ गया, ये 126 पूरा, समझ आती है। अब जब ये इंटेंजिबल इस साल के स्टार्ट में नहीं था तो इसकी अमोर्टाइजेशन भी नहीं थी, बट अब तो अमोर्टाइजेशन निकल सकती है। तो
126 को डिवाइड करेंगे 10 से, ज़रा देखें किस दिन ये कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट किस दिन कंप्लीट हो गया। ये 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक कितने महीने बने? 31 अगस्त है ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4/12 जी। तो 4.2 आ गया इधर, ठीक है जी। ये जनाब नंबर 2 हो गया। डिस्पोजल तो कोई था नहीं, क्लोजिंग और बुक वैल्यू आ गई 121.8, ठीक है जी। चलो अब नीचे वो बातें लिख लोगे कि हमने कौन सा मॉडल यूज़ किया है, मजबूरी थी, मेथड कौन सा यूज़ किया है, और लाइफ है वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इतनी सी बात होती है। वेबसाइट सारी अंग्रेजियां गई बाढ़ में, पढ़ लिया सारा हमने। इतनी मेहनत आज सारा लेक्चर इसलिए नहीं की कि यहाँ पे आप टेंशन लें, यहाँ पे तो हम बस मेंशन करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, मेंशन करेंगे। 2 + 3 + 5 + 11 = 21 इज द इंटरनली जनरेटेड एक्विजिशन, नहीं है ये, इंटरनली जनरेट किया हमने, ठीक है। तो 0 की वेबसाइट पड़ी थी, और इतना आसान कहाँ, इतना आसान कि आपको क्या बताऊं। ओपनिंग में वेबसाइट कोई नहीं थी, ठीक है जी, एक्विजिशन कोई नहीं की हमने, इंटरनली जनरेट किया। और भाई एग्जामिनर को तो बताओ कैसे निकला 21, तो बताओ जी तरतीब से। 2 + 3 + 5 बराबर है, लो जी 21, ऐप पे आ जाए 21, वर्किंग नंबर 3। गुस्से वाला ही मार्कर आ गया, नंबरिंग में ज़रा छोटे वाला चाहिए। सौती आलात को खामोश रखें। नंबर 3, ठीक है जी। अच्छा अब इधर देखो, कोई डिस्पोजल नहीं है, 21। भाई 5 मिनट तक चलते हैं, ठीक है, बैठ जाओ। जा कहाँ रहे हो, मैं जाने देता हूँ तुम्हें। अच्छा चलो जहाँ जा रहे हो 5 मिनट में आ जाओ। 0 अमोर्टाइजेशन भी कोई नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर पे था ये, तो कुछ भी नहीं आया, 0 ही रहा। और 21 ही इसकी क्या आ गई, तो मॉडल तो कॉस्ट है, और इसका मुझे पता नहीं है कौन सा मेथड लगना है, क्या लाइफ होगी, बताया ही नहीं उसने सवाल में, ठीक है। ओके मोबाइल देख लो तुम, हम कर लेंगे सवाल, खैर। अच्छा जी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, समझ शायद ना आए पहली बार में, लेकिन अब चूंकि टोटल रह गए हैं 10-12 मिनट नमाज में, तो 2 से 4 मिनट में मैंने इसको लपेट के बस कर देनी है, और फिर होमवर्क के क्वेश्चंस लिखवा देने आपको। आप ट्राई करेंगे, कल इसी को मैं कह दूंगा, उन्हें पिक्चर देंगे, मैं फिर बात कर लूँगा। अव्वल तो आ जाएगी समझ, नहीं आती तो माफ़ी दे देना, सुबह आते साथ कर लेंगे, टाइम इज़ द कंस्ट्रेंट, ओके। असल में ना जी 18 में वो कह रहा है एक लाइसेंस जो है उसके बारे में कहा गया कि अब मजीद रीन्यू नहीं होगा, नॉट बी फर्दर रीन्यूड। ये ऑब्टेन किया गया था इनडेफिनेट पीरियड के लिए, 1 जनवरी पिछली हुकूमत में बस दे दिया गया था ये लाइसेंस, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि कब तक आपको ये दिया गया है या रिन्यूअल कब कराना है, ठीक है। या रिन्यूअल होता भी था तो ये नहीं कहा गया था कि कब तक रिन्यू नहीं किया जाएगा। मतलब पढ़ो ना, 1 जनवरी पे 150 मिलियन लेकर हुकूमत ने एक लाइसेंस दिया था ब्रॉडकास्टिंग का, और वो सब्जेक्ट टू रिन्यूअल फी था सिर्फ 0.3 मिलियन हर 5 साल बाद। अब इधर 150 और इधर 0.3, तो मिनिमल है, इसलिए रिन्यूअल को ऐड कर लेंगे, रिन्यूअल पीरियड को। अब ओरिजिनली 5 साल है, और वो कह रहा है कि रिन्यूअल फी 0.3 मिलियन देकर
ये सब्जेक्ट टू रिन्यूअल है एवरी 5 years, मतलब अलातूल चले जा रहा है, 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद, कहीं नहीं लिखा होगा कब जाकर बंद होना है, तो फिर कब बंद करेंगे जी। एक 0.3 ने आके इसको मिनिमल कह के ऐड करवा दिया 5, और फिर कितने 5, 2 कर लें, 3 कर लें, समझ नहीं आ रही, नहीं अभी समझ नहीं आ रही, जब आया था इसलिए इनडेफिनेट लाइफ, इसीलिए इनडेफिनेट लाइफ थी। तो स्टार्ट के अंदर ये इंटेंजिबल पड़ा तो होगा 150 मिलियन पर, 150 मिलियन का ये इंटेंजिबल लाइसेंस तो पड़ा है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं पड़ा होगा। समझ आती है क्यों? क्योंकि ये 18 के साल में कुछ हुआ है ना, इससे पहले तक तो, अब मैं टाइम लाइन बनाता हूं, टेंशन न ले, मैं जरा डराया ज्यादा है ना इसलिए, ताकि समझ आसानी से आ जाए। ओरिजिनली कहानी कुछ ऐसे थी कि हमें कहा गया था कि जी आप आज तो देना हमें 150 मिलियन, यकम जनवरी 12 पे, ये पुरानी बात है, हम 12 में नहीं, ठीक है। उसके बाद 12, 13, 14, 15 ये चलाएं, फिर उसके बाद यकम जनवरी 17 आएगा, 0.3 मिलियन पे करिएगा, फिर 17, 18, 19, 20, फिर यकम जनवरी 22 आएगा, ऐसा ही है, फिर 0.3 दे देना। अभी पहला वादा ये है, तो उसके बाद जब आप ये कर लोगे तो 22, 23, 24, 25, 26, और ये सिलसिला कब रुकेगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते। असल में कहानी ये थी, इस दिन खड़े होकर, बात समझ आती है, जब ये लाइसेंस लिया गया 150 का लाइसेंस आ गया, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16 गुजर गया, हमारे से पहले ही गुजर गया, 17 आया होगा तो 0.3 पे करके रिन्यू भी हुआ होगा। क्या ख्याल है? इस 0.3 की एंट्री कल सिखाई है, क्या हुई होगी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, और वो लाइसेंस चलता जा रहा है अपने हिसाब से। लेकिन सुबह सुबह एक खबर नशर हुई किसी और चैनल पे कि हमारे चैनल का जो लाइसेंस है वो मजीद रिन्यू नहीं होगा। और ये किस दिन खबर आई है? तो यहां से ऑनवर्ड्स अब ये मजीद कितने अरसे के लिए हमें अवेलेबल है? अब ये ना कहना 5 साल इस दिन से लाइफ होगी, 17 को रिन्यू हो चुका था, अब ये गुजर चुका था, और 18 के दौरान पता लग गया कि अब लाइफ इसकी डेफिनेट हो गई है कि अब ये दोबारा रिन्यू, भाई पिछला रिन्यूअल तो 17 में होगा ना, 18 में आकर उन्होंने कहा है कि रिन्यूअल मजीद नहीं होगा। पढ़ो 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 पढ़ो। During 18, licensing authority intimated that broadcasting license of one of ZL channel will not be further renewed. कब बताया? 18 में। ZL obtained this license for indefinite period on Jekam January 12 by paying 150 million subject to renewal fee of 0.5 every 5 years. Up to last year, the license was expected to contribute ZL's cash inflows for indefinite period. बताया हुआ है, इसके बगैर ही मैंने तो आपको कह दी। तो पिछले साल तक फायदा इनडेफिनेट पीरियड तक ही लग रहा था कि होगा। तो मामला क्या है? फिर 5 साल यकम जनवरी 12 के बाद गुजरे होंगे तो यहाँ रिन्यूअल हो गया होगा। अब इस रिन्यूअल को गुजरे हुए 1 साल हो गया था और हमारी नियत थी इधर फिर करवाएंगे। उन्होंने कहा कोई चक्कर नहीं, चलो निकलो भागो। इसका मतलब अब ये 150 मिलियन, अभी तक जो 150 है, क्यों अभी तक 150 है? क्योंकि अमोर्टाइज नहीं हुआ और कहीं इंपेयरमेंट का जिक्र भी नहीं है कि मैं कहूँ कभी इंपेयरमेंट हो गई होगी। वो तो कह रहा है बेनिफिट ही आ रहा है पिछले साल तक भी। तो ये 150 का 150 ही पड़ा था। लेकिन इस साल पता चल गया 18 में, तो अब ये कितना अरसा हमारे पास रहेगा? तो अब इसकी लाइफ इनडेफिनेट से क्या हो गई? डेफिनेट। तो फिर और अगली बात
ये भी अब कोई नहीं होना, ठीक है। तो बस ये 4 साल पे क्या कर लेंगे, अब हम अमोर्टाइज कर लेंगे। तो 150/4 बताओ कितना आता है, 150 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 37.5, ये आ गया इधर, ठीक है जी। लेकिन एक छोटा सा मसला है अगली लाइन के अंदर। अगली लाइन में उसने क्या कह दिया, ऑन 31 दिसंबर 18 रिकवरेबल अमाउंट वाज असेस्ड एज 105। तो रिकवरेबल अमाउंट सवाल में दे दे, बचपन से आपको सिखाया जाता है, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजार लेना चाहिए, ठीक है। अब इम्पेयरमेंट टेस्ट में कौन सी 2 चीजें हम कंपेयर करते हैं जी, बुक वैल्यू और, तो बुक वैल्यू क्या है एसेट की बिफोर इम्पेयरमेंट, बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है 150 माइनस, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी अब बता रहा है जो गिवन है, ओ माय गॉड, बुक वैल्यू ज्यादा है, एसेट औकात से बाहर है, कितना इम्पेयरमेंट लॉस भी आ गया। मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर के आसान हो गई। 7.5 का इम्पेयरमेंट लॉस है, इसकी एंट्री होगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अब इंट्रो में आपने पढ़ा हुआ है ये पीपीई का नोट बनाते हुए कि कॉस्ट, डेप्रीसिएशन और इम्पेयरमेंट 3 सेक्शन भी बना के रख सकते हो। कॉस्ट के बाद डेप्शन के वाले ही सेक्शन में स्लैश डाके इम्पेयरमेंट भी लिख सकते हो। वह मसला ये है कि मेरे पास जगह नहीं है, तो मैंने डिस्पोजल को मिटा दिया, ठीक है। डिस्पोजल नहीं था ना सवाल में, तो बस ठीक है, ये नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है, आप नीचे जगह या तो नीचे कर लें, मैंने देखा ही था में एंड में जाके आप देखा इम्पेयरमेंट, ठीक है। एनीवेज आप तो 2 दफा सवाल करके पढ़ के करते होते हैं ना, ठीक है। तो आपने यहीं पर ही स्लैश डाल के क्या लिखना है, वैसे आप लोगों ने बताया भी था मुझे, लेकिन चलो, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अगर ये आ जाए तो जस्ट लाइक जैसे उसकी डेप्रीसिएशन जैसी एंट्री है वैसे ही डेप्रीसिएशन की जगह की तरह से उसकी भी जगह, और इसकी एंट्री कर दो 7.5 से इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट जी 150, कोई एडिशन नहीं, कोई किसी भी तरह का। और ये क्या हो गया, और बुक वैल्यू क्या आ गई, तो 105 ही तो उन्होंने कहा है कि रिकवरेबल, इसी पे तो उठाकर लाना था, तो एंट्री करने से ये हो गया। तो स्ट्रेट लाइन, और अब 4 इयर्स यूज किया है, ओहो, कॉस्ट मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और 4 इयर्स, ठीक है जी। क्वेश्चन में तो हर 5 साल बाद, शुक्र है तुम अभी भी जागे हो, हर 5 साल बाद रिन्यूअल होता था। 17 को आखिरी रिन्यूअल हुआ था 5 साल के लिए, 18 में कहा अब मजीद रिन्यूअल नहीं होगा, मतलब अब मजीद 4 साल इस लाइसेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां से आया था, ठीक है। अच्छा जी, अब होमवर्क में लिखें क्वेश्चन नंबर 16, जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप खुद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करें, ओए होए होए होए, होमवर्क वेबसाइट कॉस्ट का पढ़ना कमाल कर गया। 16 के बाद सेवनटीन करवा दिया, नहीं हो गया था 18, और बस 2 काफ़ी हैं, ठीक है। वैसे तो 19 भी देना था, पर रमज़ान पैकेज के तौर पे 19 होमवर्क में नहीं दे रहा। अगर करना चाहें तो 16, 18, 19। अल्लाह हाफिज़।